हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करेंगे सेंटर और स्टेट रिलेशंस कर रहे थे, ये तीसरा लेक्चर है। आज हम करेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस। ठीक है दोस्तों, हमने लेजिस्लेटिव और असेंबली कर लिया था, अब फाइनेंशियल रिलेशंस पे आएंगे। अच्छा, फाइनेंशियल रिलेशंस करने से पहले हमें ये समझना होगा कि अब जीएसटी आ चुका है। ठीक है, और जीएसटी और फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स जितना भी रहता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स भी है लेकिन सिंपल भी है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि आपके रोज़ कोई ना कोई नई नोटिफिकेशन आती रहती है। ठीक है जी, रिगार्डिंग टैक्सेस, रिगार्डिंग न्यू सेसेस। ठीक है जी, तो नई नोटिफिकेशन आती रहती, तो आपको अपने आप को जीएसटी के लिए अपडेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, जीएसटी की काउंसिल मीटिंग होती रहती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं ये बेसिकली आपके करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारा लक्ष्मीकांत से बनाया हुआ है। लक्ष्मीकांत इज़ बेसिकली द बुक फॉर पॉलिटी। लेकिन ठीक है दोस्तों, तो हम अब शुरू करते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस। अब कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, सारा कवर होता है ये 268 टू 293 और पार्ट 12। ठीक है जी, और ये किससे डील करता है? फाइनेंशियल रिलेशन से। इसके अलावा बाकी भी हमारे प्रोविजंस हैं, अब उनको धीरे धीरे करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स, मतलब कि टैक्सिंग पावर्स किस किस के पास है। ठीक है जी, तो पहला कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स टैक्सिंग पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन फॉलोइंग वेज। ठीक है जी, तो पार्लियामेंट जो है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है किस चीज़ के लिए? टैक्सेस लिवाई करने की, जो कि सब्जेक्ट्स आते हैं यूनियन लिस्ट में। ठीक है जी, तो यूनियन लिस्ट की जितने भी टैक्सेस बनने हैं वो उसकी एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर किसकी है? स्टेट लिस्ट की। ठीक है जी, यूनियन जो है जो पार्लियामेंट बनाता है, और स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर, हर कोई अपना स्टेट के हिसाब से बनाता है। ठीक है जी, और देर आर नो टैक्स एंट्रीज इन कॉन्करेंट लिस्ट। ये भी दिया हुआ कि कॉन्करेंट लिस्ट में कोई टैक्स एंट्रीज नहीं है, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन टैक्स लेजिस्लेशन। लेकिन अभी धीरे धीरे जब आप ये चैप्टर लास्ट में जब आएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो लेट्स नॉट जंप द गन। ठीक है, लेकिन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 बेसिकली ये क्या है? जीएसटी। ठीक है जी, जीएसटी एक्ट आ गया था, इसने एक एक्सेप्शन बनाई। ठीक है जी, और वो किस चीज़ की एक्सेप्शन थी? कि स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और हमारे फाइनेंस में जीएसटी का बहुत बड़ा रोल हो गया है, तो जीएसटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस अमेंडमेंट ने क्या किया कि कॉन्करेंट पावर दे दी किसको? पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को। तो ऊपर बात करी थी कि कॉन्करेंट पावर नहीं है, लेकिन इस अमेंडमेंट ने कॉन्करेंट पावर दे दी किस चीज़ के लिए? टू मेक लॉज गवर्निंग टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके जी, और जो रेजिडियरी पावर है टैक्सेशन की, उसका मतलब क्या होता है कि तो पावर टू इम्पोज टैक्सेस नॉट इमिरेटेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। मतलब कि अगर सेंटर, स्टेट की और ये आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में ये चीज़ें, इनकी लिस्ट में अगर वो आ रही नहीं हैं और वो रेजिडियरी पावर है, वो किस में आएगी? वो रेजिडियरी पावर आएगी पार्लियामेंट में। ठीक है जी, और इस प्रोविज़न के अंडर पार्लियामेंट जो है वो उसने टैक्सेस भी इम्पोज किए हुए हैं। कौन कौन से? गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, और आपका एक्सपेंडिचर टैक्स हो गया। तो आप देखेंगे कि जब भी आपका बजट एलोकेशन आता है तो उसमें टैक्स जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, जिसमें कि वेल्थ टैक्स जो होता है कि कितने लोगों की इनकम है, कितनी है, उसके हिसाब से टैक्स होता है। इसीलिए करंट अफेयर्स से ये बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। अब ये भी कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ड्रॉज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पावर टू लिवाई, मतलब कि पावर टू लिवाई एंड कलेक्ट टैक्स। पावर टू लिवाई का मतलब होता है कि किस पे टैक्स लगाना है। ठीक है जी, किस पे टैक्स लगाना है और किसने कलेक्ट करना है। ठीक है जी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है जी, जैसे कि इनकम टैक्स जो है वो लगाता है कौन? इनकम टैक्स लगाता है आपका सेंटर, और कलेक्ट भी कौन करता है? सेंटर। तो
तो इनकम टैक्स इज़ अ सेंट्रल थिंग। लेकिन जो प्रोसीड्स होते हैं, जो उससे चीज़ें निकल के आती हैं, वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होती है? सेंटर एंड स्टेट। अब वो क्यों कि टैक्स जो है वो तो सभी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सेंटर को ही मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंटर को भी होगी और स्टेट को भी होगी। ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी डाली हुई हैं टैक्सिंग पावर ऑफ द स्टेट्स। ठीक है जी। पहले है कि स्टेट कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ सच टैक्सेबल पेबल बाय एनी पर्सन शुड नॉट एक्सीड 2500 पर एनम। ठीक है जी। ये चेंजेस भी होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस भी आते हैं। आपके जो 2500 है, दिस कैन बी चेंज्ड एज वेल। ठीक है जी। क्योंकि लॉ है तो उसमें टैक्सेस के स्लैब्स चेंज होते रहते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ इन फॉलोइंग 2 केसेस। मतलब कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज 2 केसेस जो हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेचर को प्रोहिबिट किया है। पहला है कि वेयर सप्लाई टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट, मतलब कि जो सप्लाई है वो किसी स्टेट के बाहर से हो रही है। ठीक है जी। दूसरा है कि वेयर सप्लाईज टेक प्लेस इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब कि या तो कोई सप्लाई जो है देश से बाहर जा रही है, देश से अंदर आ रही है, तो उस चीज़ में। ठीक है जी। फर्दर पार्लियामेंट के पास एम्पावरमेंट होती है किस चीज़ के लिए? प्रिंसिपल डिटरमिन के लिए कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, वो डिसाइडिंग अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट की रहती है कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्स ऑन द कंजप्शन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल, मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है जी। अब इनमें से कुछ ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कि अभी आई गिव यू एन एग्जांपल कि यहाँ पे एक शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है जी। तो दिस वाज अ पावर प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो टैक्स लगा सकता है। वो टैक्स लगा सकता है किस पे? कंजम्पशन पे और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। लेकिन नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड ऑन कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस पे नहीं लग सकती है? अगर वो जो है कंजम्पशन जो है सेंटर की हो रही है, मतलब कि स्टेट ने जो बेचा हुआ है सेंटर को, उस पे नहीं लग सकती है। ठीक है जी। कंज्यूम्ड इन कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन ऑफ रेलवे। ठीक है जी। और कंसर्न्ड रेलवे कंपनी। ठीक है जी। चौथा पॉइंट क्या है? अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज अ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, मतलब कि पानी या इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया है उस पर टैक्स लग सकता है, या फिर उससे जनरेट हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड बाय अथॉरिटी एस्टैब्लिश बाय पार्लियामेंट फॉर रेगुलेटिंग और डेवलपिंग इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। लेकिन ऐसा कोई भी लॉ होगा वो जो है उस बिल को रिजर्व करेंगे कौन? प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। उसी के बाद उनकी एसेंट मिलती है। ठीक है जी। हमने पिछले लेक्चर में किया था कि गवर्नर जो है वो कुछ इस तरीके के बिल को रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है जी। और पार्लियामेंट जब हम करेंगे तो उसमें भी इसको प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। ये कैसे होता है? अब क्या हुआ कि 80th अमेंडमेंट 2000 में हुई और 101 अमेंडमेंट जो हुई 2016 में हुई। ठीक है जी। उसके बाद मेजर चेंजेस आ गए। कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू कैसे? स्टेट्स और सेंटर के बीच में। 80th अमेंडमेंट जो है उसकी क्या थी बेसिकली? वो 10th फाइनेंस कमीशन, अभी हम फाइनेंस कमीशन के बारे में भी पढ़ेंगे, तो 10th फाइनेंस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है जी। उसमें कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी कि आउट ऑफ द टोटल इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्टन सेंट्रल टैक्स एंड ड्यूटीज़ 29% शुड गो टू स्टेट्स। मतलब कि आपकी जितने भी सेंट्रल टैक्सेस और ड्यूटीज़ लग रहे हैं उसमें से 29% जो है वो स्टेट्स को जाना चाहिए था। और इस चीज़ को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन। और ये कब से आया था? April 1st 1996। तो ये 80th अमेंडमेंट को कह सकते हैं। ठीक है जी। और क्या था? सॉरी, ये 80th अमेंडमेंट नहीं है, ये आपकी रिकमेंडेशन थी किसकी? फाइनेंस कमीशन की। ठीक है जी। अगला है कि ये दिस अमेंडमेंट ब्रॉट सेवरल सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ लाइक कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़ एट पार विद इनकम टैक्स। तो इसके अलावा और भी टैक्सेस आ गए थे, जैसे कि कॉरपोरेशन टैक्स हो गया और कस्टम ड्यूटीज़।
फिर अगला पॉइंट क्या है कि 101 अमेंडमेंट जो था, ठीक है जी, उसने नया टैक्स रिजीम निकाला। वो क्या था? गुड्स सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। ठीक है जी। इस अमेंडमेंट की वजह से क्या होता है कि कॉन्करेंट टैक्सिंग पावर जो थी वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पे आ गई, और वो क्या थी कि दोनों जो हैं वो अपने लॉज बना सकते हैं रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी। जीएसटी जो है उसने काफ़ी ज़्यादा इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होते थे हमारे, ठीक है जी, आपको याद होगा पहले कि सेस होता था, सर्विस टैक्स होता था। अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो फिर उसमें मतलब सेस भी लगा दिया था उन्होंने, एग्रीकल्चर सेस वगैरह बड़ा कुछ होता था। लेकिन अब जीएसटी के आने के बाद वो सब कुछ डिवाइड हो गया। ठीक है जी। तो जीएसटी रिप्लेस्ड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवाइड बाय यूनियन एंड द स्टेट। ठीक है जी। और इसका इंटेंशन क्या था? टू रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस एंड प्रोवाइड फॉर अ कॉमन नेशन मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि सारे देश में ही एक ही टैक्स रिजीम लग गया। ठीक है जी। ये एक बड़ा हाईलाइट था। तो अमेंडमेंट ने क्या किया कि वेरियस इनडायरेक्ट और जो हमारे लेवाइसेस थे उनको चेंज कर दिया। उनमें से क्या क्या थे? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हो गई, फिर एक्साइज ड्यूटी डिवाइड अंडर मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, आपकी एडिशनल कस्टम ड्यूटी हो गई। ठीक है जी। फिर आपकी एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स हो गए, सेंटर के सरचार्जेस हो गए, सेसेस हो गए। ठीक है जी। फिर इस अमेंडमेंट ने और बाकी जो जितने भी टैक्सेस थे उनको सबस्यूम कर दिया, मतलब कि इकट्ठे कर दिया, सबको एक ही थाली में ले आए। ठीक है जी। अब उसमें क्या कहता है? स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, ये स्टेट के होते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। अब आपको पता है कि हर स्टेट का जो है एंटरटेनमेंट टैक्स अलग अलग रहता है। ठीक है जी। कि एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है कि जैसे मैं अगर हिमाचल में हूँ, यहाँ पे कोई मूवी पब्लिश हो रही है, ठीक है जी, उस पर मैंने कोई रख दिया टैक्स 10%। ठीक है जी। यूपी में आपने वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि ये मूवी तो बहुत ही अच्छी है जी, इस पर हम टैक्स ही नहीं लेंगे, तो एंटरटेनमेंट टैक्स ख़त्म हो गया। ठीक है जी। फिर आता है कि सेंट्रल टैक्स लिवाइड बाय द सेंटर एंड कलेक्टेड बाय स्टेट्स। ठीक है जी। ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स, मतलब आप कभी भी स्टेट में घुस रहे हो उसके लिए हो गए। परचेज टैक्स, कोई चीज़ ले रहे हैं। लग्जरी टैक्स हो गया। टैक्सेस ऑन लॉटरी एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग, आई थिंक इसमें शायद 30% है। ठीक है। ये आपका एक करंट अफेयर्स का हो गया, आप चेक कीजिएगा कितना है, मेरे हिसाब से 30% है। ठीक है जी। स्टेट सरचार्जेस हो गए और सेसेस इन सो फार दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये सब कुछ सबस्यूम हो गया। ठीक है जी। और इन दो अमेंडमेंट के बाद प्रेजेंट पोजीशन क्या हो गई कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कुछ इस तरीके से आ गई है। वो किस तरीके से? सबसे पहला है, ए कहता है टैक्सेस लेवाइड बाय सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय स्टेट्स। मतलब कि सेंटर लगाता है लेकिन उसको कलेक्शन और जो अप्रोप्रिएशन है वो स्टेट करती है। इस कैटेगरी में क्या क्या है? स्टैम्प ड्यूटी हो गई, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक्स हो गए, प्रोमिसरी नोट्स हो गए, पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस हो गई और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हो गए। ठीक है जी। तो ये लेवाए किसने करे हैं? लगाए किसने हैं? सेंटर ने। कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट। ठीक है जी। और द प्रोसीड ऑफ दी ड्यूटी लेवाइड विद इन एनी स्टेट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट असाइन टू दैट ऑफ स्टेट। मतलब कि ये जो आपके जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ में नहीं जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाएंगे। ठीक है जी। बी कहता है टैक्सेस लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट असाइन टू स्टेट्स। मतलब कि लेवाए भी सेंटर ने करे हैं, कलेक्ट भी सेंटर करे हैं, लेकिन असाइन किसको हो गए? स्टेट को हो गए। अब ये किस तरीके के होते हैं? जैसे कि सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर। ठीक है जी। इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है जी। अब आपको पता है कि न्यूज़पेपर जो है वो एक स्टेट में बनता है, उसकी प्रिंटिंग किसी स्टेट में हो रही है और दूसरे स्टेट पे जा रही है, तो वो चीज़ इसको इंक्लूड नहीं की हुई है। दूसरा पॉइंट है कि टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, जिसमें कि इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स हो रहा है। ठीक है जी। और जो नेट प्रोसीड निकलेगा, मतलब कि इसके जो जितने भी टैक्स निकलेंगे, ये दीज टैक्सेस डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, जो कि ऊपर वाली बात की थी। ठीक है जी। और ये जो हैं दे आर असाइंड टू कंसर्न स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल लेड डाउन पार्लियामेंट। ठीक है जी। मतलब कि लेवाए भी उन्होंने किया, कलेक्ट भी उन्होंने किया, लेकिन जाएंगे किसको? स्टेट को। ठीक है जी। फिर आता है सी,
लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट और कमर्स, मतलब कि अंतर प्रदेश जो है, इंटर स्टेट जो है, उसके बीच में जो टैक्सेस लग रहे हैं, अंतर्राज्य, प्रदेश नहीं, अंतर्राज्य जो टैक्स है आपका, वो जो ड्यूरिंग द इंटर स्टेट ट्रेड और कमर्स हो रहा है, वो कैसा होता है जीएसटी में, उसके बारे में जानते हैं। अब जीएसटी की जो सप्लाई ऑफ कोर्स इंटर ट्रेड जो होती है, ठीक है जी, वो लेवाई और कलेक्टेड बाय सेंटर होती है जीएसटी की, ठीक है जी। लेकिन ये जो डिवीज़न है ये किसके बीच में होती है? सेंटर एंड स्टेट में। अभी आपने देखा होगा कि जीएसटी कलेक्शन जो है, आप देखते हैं, पढ़ते रहते होंगे अपने न्यूज़पेपर में कि पर्टिकुलर जी इतने 1000 करोड़ जो है हमने कलेक्ट हुए हैं जीएसटी। तो अब काफ़ी स्टेट्स बोलते हैं कि जी हमें जीएसटी वाला शेयर दे दो, ठीक है जी। वो बेसिकली क्या है कि स्टेट ने जीएसटी चार्ज किया, ठीक है जी, गया किसको? सेंटर को, वो सेंटर ने लिया, ठीक है जी। अब वो डिवाइड किसके बीच में होगा? सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है जी। इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन वो जीएसटी काउंसिल में डिसाइड किया होता है कि किस तरीके से वो डिवाइड होगा। फर्दर जो है पार्लियामेंट जो है, इट इज़ ऑल्सो ऑथराइज टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ से हो रही है? व्हेन अ सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कमर्स, ठीक है जी। तो मतलब कि पार्लियामेंट के पास वो ऑथराइजेशन है, ठीक है जी। डी कहता है टैक्सेस लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ऊपर तो आ गया था जीएसटी जो है आपका, वो तो सेंटर ही लेगा, लेवाई भी वो करेगा। अब इसमें क्या है कि लेवाई और कलेक्टेड जो है सेंटर है, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? और ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 270 के अंतर्गत, ठीक है जी। और ये आता है हमारा 269 में, ठीक है जी। 270 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। अब इसमें क्या है? दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ रेफर्ड इन द यूनियन लिस्ट एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग, मतलब कि यूनियन लिस्ट में जो हमने ऊपर किया था इसमें सारे टैक्सेस और ड्यूटीज़ आते हैं, लेकिन इनको छोड़ के, और वो कौन कौन से? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रेफर टू द आर्टिकल 268, 269 एंड 269A जो हमने ऊपर पढ़े, ठीक है जी। और कहते हैं सरचार्जेस ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ रेफर टू इन आर्टिकल 271, ठीक है जी। अभी हम 271 पे आएंगे, ठीक है जी। और एनी सेस लेवाइड ऑन स्पेसिफिक पर्पस, मतलब कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस पे सेस लगा दिया हुआ है और उसका जो नेट प्रोसीड है वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है किसने? प्रेसिडेंट ने। कोई हमने एक पर्टिकुलर सेस निकाला, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में काउ सेस लगा दिया, ठीक है जी। किसने लगाया? एडमिनिस्ट्रेटर ने लगा दिया। तो अब वो क्या है? वो किसी काउ सेस जो है वो काउ की रक्षा के लिए लगाया या उनकी प्रोटेक्शन के लिए लगाया सपोज़। तो वो जो है आपकी जो प्रिस्क्राइब जो है वो क्या प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसकी जो है रिकमेंडेशन जो है फाइनेंस कमीशन के थ्रू आनी चाहिए। कोई पर्टिकुलर सेस जो है अगर वो लग रहा है तो दैट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है प्रिस्क्राइब करेंगे और वो रिकमेंडेशन कहाँ से आनी चाहिए? फाइनेंस कमीशन से, ठीक है जी। बट एक मेयर ही फॉर्मेलिटी है, जब सेस लगना होता है तो आराम से लगा ही देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं ई जो है वो कहता है सरचार्ज ऑन सर्टन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ फॉर पर्पस ऑफ सेंटर, आर्टिकल 271 जो ऊपर हम बात कर रहे थे। अब पार्लियामेंट जो है वो एट एनी टाइम लेवाए द सरचार्जेस मतलब क्या होते हैं? टैक्सेस और ड्यूटीज़ के ऊपर भी सरचार्ज है, मतलब एडिशनल टैक्सेस के ऊपर भी सरचार्ज है। तो ये मतलब पार्लियामेंट कभी भी सरचार्ज लगा सकता है, ठीक है जी। और जो प्रोसीड ऑफ सरचार्ज जो है वो किसके पास जाते हैं? सेंटर के पास एक्सक्लूसिवली। फॉर एग्जांपल ये 2 टैक्सेस हैं, इसके ऊपर सरचार्ज लगा दिया सपोज 1% का, तो ये जितना भी सरचार्ज आएगा वो किसके पास जाएगा? एक्सक्लूसिवली सेंटर के पास। लेकिन गुड्स और सर्विसेज टैक्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम एनी सरचार्ज, इसलिए आप देखेंगे कि जीएसटी के ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगता है, ठीक है जी। सरचार्ज कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द जीएसटी। एफ क्या है? टैक्सेस लेवाइड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट्स, मतलब कि कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो कि लगाता भी है और कलेक्ट भी करता है और रिटेन भी करता है स्टेट्स।
अब ये किस तरीके के हैं, ये टैक्सेस जो हैं वो एक्सक्लूसिवली स्टेट के हैं और स्टेट लिस्ट में ही आते हैं। इनमें क्या क्या आता है, लैंड रेवेन्यू हो गया, एग्रीकल्चर इनकम पे हो गया, ड्यूटीज़ जो होगी एग्रीकल्चर लैंड पे हो गई, स्टेट ड्यूटी होगी किस पे, एग्रीकल्चर लैंड पे, टैक्सेस हो गए लैंड्स एंड बिल्डिंग्स पे, मिनरल राइट्स पे टैक्सेस हो गए, ड्यूटीज़ होगी किस पे, अल्कोहल लिकर पे, या फिर ओपियम हो गया, इंडियन हेम्प हो गया, या नारकोटिक्स हो गया, ठीक है जी। लेकिन इसमें अगर वो मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं तो उस पर नहीं लगेगा, जो कि अल्कोहल और नारकोटिक्स है, ठीक है जी। फिर होता है टैक्सेस होते हैं कंजम्पशन और सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऊपर हमने बात ही करी थी। फिर हो गए टैक्सेस हो गए पेट्रोलियम में, क्रूड पेट्रोलियम में हो गए, हाई स्पीड डीजल पे हो गए, मोटर स्पिरिट पे हो गए, नेचुरल गैस पे हो गए, एविएशन टर्बाइन पे हो गए, अल्कोहलिक लिकर पे हो गए। क्योंकि इसमें मेनली जो है मोस्टली हमारे जो टैक्स है वो यहीं से बनता है, तो स्टेट उसी पे लगाता है, इसलिए आप देखेंगे कि पेट्रोल को जीएसटी से बाहर ही रखा हुआ है, ठीक है जी। लेकिन बट नॉट इंक्लूडिंग सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कमर्स, मतलब अगर इंटरस्टेट हो रहा है, हमने ऊपर बात कर ही ली थी कि अगर इंटरस्टेट हो रहा है तो उस पर स्टेट का कुछ नहीं बनता, ठीक है जी। फिर और कौन से टैक्सेस हैं, 18 टाइप के हैं इसमें। टैक्सेस ऑन गुड्स एंड पैसेंजर्स कैरिड बाय रोड और इनलैंड वाटर्स, ठीक है जी। टैक्सेस ऑन व्हीकल हो गया, फिर एनिमल्स एंड बोट्स हो गया, टोल्स टैक्सेस हो गए, फिर प्रोफेशन ट्रेड्स हो गए, कैपिटेशन टैक्सेस हो गए। फिर आपके टैक्सेस हो गए एंटरटेनमेंट एंड एम्यूज़मेंट, तो वो लगाता है स्टेट, ठीक है जी। और वो कलेक्ट कौन करता है, या तो पंचायत कलेक्ट करती है, म्यूनिसिपैलिटी करती है, रीजनल काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कलेक्ट करती है, ठीक है जी। और स्टैम्प ड्यूटी भी जो है डॉक्यूमेंट्स की, वो भी स्टेट की होती है। और फीस जो है, जो कि मैटर्स इन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट जो होती है, जो कि स्टेट बना सकती है, वो भी हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़। वो क्या होता है, पहला है कि सेंटर द रिसीप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्म द मेजर सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उनमें क्या क्या आते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गए, रेलवेज़ हो गए, बैंकिंग हो गई, ब्रॉडकास्टिंग हो गए, कॉइनेज हो गई, सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइज, एस्टीट्स एंड लैब्स एंड अदर्स, ठीक है जी। और बी क्या है, स्टेट्स, ये तो ऊपर सेंटर का हो गया, फिर स्टेट्स का हो गया। नॉन रिसीप्ट जो है वो इरिगेशन हो गई, फॉरेस्ट हो गई, फिशरीज़ हो गई, स्टेट पब्लिक सेक्टर हो गए, एस्टीट्स एंड लैब्स हो गए, ठीक है जी। तो ये तो ऊपर का था यूनियन, नीचे का आ गया स्टेट, ठीक है। चलिए अब आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ऊपर हमने जीएसटी की बात कर ली कि अच्छा इस अमेंडमेंट के हिसाब से आ गया था, जीएसटी बन गया है। और आपको वैसे दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जीएसटी को बहुत अच्छे से पढ़िए, रिसर्च करिए, क्योंकि इस लेक्चर में अगर मैं जीएसटी समझाने लगा तो ये लेक्चर 1 घंटे का हो जाएगा, ठीक है जी। अब जीएसटी काउंसिल जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब वो किस लिए बनाया गया है जीएसटी काउंसिल, ये बनाया गया है स्मूथ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। किस चीज़ के लिए, जीएसटी सर्विसेज के लिए। और इसको फैसिलिटेट करने के लिए क्या किया गया था, जीएसटी काउंसिल बनाया गया था। किसको फैसिलिटेट करने के लिए, 101st अमेंडमेंट, मतलब जीएसटी को फैसिलिटेट करने के लिए। अब क्या है कि 279A क्या कहता है, वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है जीएसटी काउंसिल को बनाने के लिए। और वैसा ही हुआ था कि जीएसटी काउंसिल एक ऑर्डर पास किया गया था और बना दी गई थी। अब ये काउंसिल क्या है, ये एक जॉइंट फोरम है, किसका, सेंटर और स्टेट का। इसमें सेंटर भी है और स्टेट भी है, तो ऊपर बात करी थी हमने कि डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है जी। और इसमें रिकमेंडेशन होती है किसकी, सेंटर और स्टेट्स की, ऑन फॉलोइंग मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स हुए, जिस प्रकार के भी टैक्सेस हो गए, सेस हो गए, सरचार्जेस हो गए, जो कि सेंटर लेवाई करता है, स्टेट करता है, लोकल बॉडीज़ करता है, वो उसको मर्ज किया गया है किसमें, जीएसटी में। और जीएसटी जो है, द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, मतलब कौन कौन से रखने हैं, कौन कौन से नहीं रखने हैं, वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है। और जो मॉडल जीएसटी लॉज हैं, प्रिंसिपल ऑफ लेवाई हो गया, अपॉर्चमेंट ऑफ जीएसटी हो गया, ये जितने भी मतलब आपके प्रिंसिपल्स हैं, ये भी जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करता है। और आपकी थ्रेश होल्ड लिमिट जो है, जो कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज में रखने की, कितनी लिमिट होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, किसको एग्जेम्प्ट करना है, किसको नहीं करना है, वो भी जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करता है। और जो आपके बैंड्स हैं, जीएसटी बैंड रेट्स की,
फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क का कितना रखना है, या फिर बाकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको किस बैंड में रखना है, इतने से इतने परसेंटेज में होनी चाहिए, वो फ्लोर रेट्स भी आपकी जीएसटी काउंसिल करते हैं। और कि कोई स्पेशल रेट या फिर कोई स्पेसिफिक रेट रखना है वो भी जीएसटी ही रखता है। और वो किस टाइप के होते हैं, जब आपकी कोई नेचुरल कैलेमिटी या डिज़ास्टर होने वाला है या हो रहा है, या उस टाइम पे हमें किस टाइप की स्पेशल रेट या रेट्स रखने हैं, वो भी जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी। अब आते हैं फाइनेंस कमीशन में। दोस्तों इसको हमने करना है, आप जैसे पढ़ रहे हैं जीएसटी के बारे में, थोड़ा सा मैंने विस्तार में बताया, ज़्यादा नहीं बताया आपको। उसी तरीके से फाइनेंस कमीशन जो है वो भी हमने प्रॉपरली हमारे पॉलिटी में पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा सा जानते हैं क्योंकि ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो अब क्या है कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत एक बॉडी है, वो कौन सी, क्वासी जुडिशियल बॉडी, जिसको हम फाइनेंस कमीशन कहते हैं। ठीक है जी। और ये कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, द प्रेसिडेंट करते हैं एवरी 5th या फिर 5th ईयर जो है हर 5 साल में आती है, या कई बार जल्दी भी आ जाती है। और ये क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट। जो कमीशन है वो किन किन मैटर्स पे रिकमेंडेशन डालते हैं उसके बारे में देखते हैं। कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, मतलब कि आपके जो टैक्सेस हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी और एलोकेशन कैसी होगी। और जो प्रिंसिपल है which should govern the grant in aids to states by the center, मतलब कि किस मौलिक आधार पे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, दैट इज़ आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है जी, क्योंकि सेंटर के जितने भी टैक्स हैं वो कहाँ जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। ठीक है जी। और द मेजर्स नीडेड टू ऑग्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, मतलब कि किस तरीके से आपके जो मेजर्स हैं वो करने चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के, टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी एंड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो हमारा सिर्फ फाइनेंस कमीशन जो है वो सिर्फ सेंटर का ही नहीं होता है, स्टेट का भी होता है। दिस गोज फॉर बोथ। ठीक है जी। और एनी अदर मैटर रेफर टू बाय प्रेसिडेंट दैट साउंड्स एज फाइनेंस, मतलब कि अगर प्रेसिडेंट को कोई भी ऐसा मैटर लगता है कि जी ये जो फाइनेंस से रिलेटेड है तो वो भी इसमें आएगा। ठीक है जी। तो 1960 तक कमीशन सजेस्ट करने किया था कि अमाउंट जो है पे करना है हमने किसे, स्टेट ऑफ असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन लिeu ऑफ असाइनमेंट ऑफ एनी शेयर ऑफ द नेट प्रोसीड इन ईच ईयर, मतलब कि हमें उनको टैक्स या उनके जितने भी पैसे है वो या देना है। और किस चीज़ पे है रिलेटेड था वो, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन द जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है। ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है फाइनेंस कमीशन को, ये बैलेंसिंग व्हील है किसका, फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कई बार आप ऐसे आते हैं तो आप ऐसे में अगर फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा तो ये लाइन डालेंगे तो आपको एडिशनल 1 या 2 नंबर तो मिलेंगे ही। चलिए, तो ये ख़त्म हो गया दोस्तों, हमारा फाइनेंशियल भी हो गया। तीनों थे, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। अब हम आगे जो हैं, अभी सेंटर स्टेट ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, आगे हम इम्पॉर्टेंट कमीशंस, उनके डायरेक्टिव्स और आपकी बाकी चीज़ें करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइनेंस कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, जी हाँ, द प्रेसिडेंट। ठीक है जी। और फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280। तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत होता है। और जो सेंटर स्टेट फाइनेंस रिलेशन जो हैं, सेंटर स्टेट फाइनेंस रिलेशन, वो कौन से कवर पार्ट के अंतर्गत आते हैं, जी आते हैं पार्ट, ये आपके पार्ट 11 में नहीं आते हैं, ये आपके आते हैं पार्ट 12 में। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपका लेक्चर ख़त्म हुआ है। ठीक है, आई होप आप पढ़ रहे होंगे। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।